गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, जो आज हम इस वीडियो में जो आपके लिए पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, वो है आज आपका टॉपिक। दोस्तों, जो आपका टॉपिक रहने वाला है आज, वह है दोस्तों परमाणु संरचना। यानी दोस्तों, इससे पहले मैं जो वीडियो आपके लिए डाली थी वो थी आपका तत्व, यौगिक और मिश्रण। और वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपके लिए बताई दी थी, किस प्रकार से यौगिक का निर्माण होता है, किस प्रकार से जो है तत्व किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, और परमाणु जो है किससे मिलकर बना होता है, अणु कैसे बनता है, परमाणु कैसे बनता है, यौगिक मिश्रण, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपके लिए बताई थी। और इनके निर्माण की विधि भी बताई थी। किसी पदार्थ के अवस्था के परिवर्तन की विधियाँ भी मैंने बताई थी। तो दोस्तों, उससे आगे का आज का ये टॉपिक है आपका परमाणु संरचना। तो देखिए दोस्तों, परमाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और परमाणु जो निर्माण की जो संरचना, उस पर जितने वैज्ञानिक हुए उनके क्या क्या विचार रहे, उनको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और किसने लैटिन जो वर्ड है, जो शब्द होते हैं, जैसे कार्बन को सी से डोनेट करना, दर्शाना, हाइड्रोजन को एच से दर्शाना, ये सारी चीज़ें किसने दी। और जब ये सिंबल नहीं थे, जब सारणी के हमारे पास ये लैटिन सिंबल जो है नहीं थे, उससे पहले किस प्रकार के सिंबल थे, और उन सिंबलों से दोस्तों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन सूचना दे देता हूँ कि आरआरबी ग्रुप डी की क्लासें दोस्तों आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही हैं। और जिसमें हमारा टारगेट है दोस्तों 25 में से 25 नंबर की साइंस कंप्लीट करना। और बायो की क्लास में आपके लिए करा चुका हूँ, कंप्लीट बायो आपके लिए करा चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, अपने नोट्स बना सकते हैं। और प्रेजेंट में आपकी क्या चल रही है दोस्तों, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। और जितनी भी आपकी साइंस कराई जा रही है दोस्तों, कंप्लीट आपके लिए कराई जाएगी, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित होगी। बायो आपके लिए कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री चल रही है, फिजिक्स भी आपके लिए चलने वाली है। जैसे आपकी केमिस्ट्री खत्म होती है उसके बाद फिजिक्स, और जैसे ही संपूर्ण साइंस खत्म होती है तो आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी लाए जाएंगे। तो बहुत बेस्ट कंटेंट आपके लिए मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, और नोट्स अवश्य बनाने, और नोट्सों की रिवाइज अवश्य किया करो, तभी आपकी साइंस कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं है आपने नोट्स बनाए और पढ़े नहीं तो कुछ भी आपका नहीं होने वाला है। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ को जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो दिक्कत होती ही है। लेकिन जब आप बार बार रिवाइज करोगे, हर चीज़ को देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको ईजिली सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, अच्छी तरीके से याद होंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे हम पहले पढ़ने वाले हैं कि दोस्तों जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं, उनके क्या क्या विचार रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों महर्षि कणाद, जिन्होंने दोस्तों 500 से 500 ईसा पूर्व इन्होंने अपना एक जो है विचार जो है दोस्तों सिद्धांत प्रतिपादित किया परमाणु संरचना के ऊपर। तो इन्होंने बताया था दोस्तों, सर्वप्रथम इन्होंने ही परमाणु के बारे में बताया, और बताया कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। यानी जो भी पदार्थ है आपका, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, परमाणु। और कणाद के अनुसार जो परमाणु होता है दोस्तों, ये अविभाज्य और अविनाशी होता है। परमाणु शब्द भी जो है दोस्तों सबसे पहले महर्षि कणाद ने ही दिया था। जबकि दोस्तों एटम जो शब्द है परमाणु के लिए, जो एटम वर्ड जो है, जो प्रयोग किया था सबसे पहले, वो किया था दोस्तों डेमोक्रिटस ने। और कणाद के अनुसार परमाणु अविनाशी और अविभाज्य होता है। तो ये इनका दोस्तों कहने का मतलब था कि जो परमाणु है इसे अन्य और भागों में जो है विभाजित नहीं किया जा सकता, जो है ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ये कहना था दोस्तों महर्षि कणाद का। अब बात करें दोस्तों जॉन डाल्टन की, जिन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया था परमाणु के बारे में, ये दिया था दोस्तों 1808 में। और इन्होंने बताया था दोस्तों क्या,
कि अणु शब्द के स्थान पर इन्होंने सबसे पहले तो आपको याद रखना है दोस्तों, यौगिक परमाणु जो शब्द है उसका इन्होंने प्रयोग किया और इन्हें ही दोस्तों प्रथम परमाणुवाद प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। और इसलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बातें डाल्टन साहब ने कही थी, सॉरी दोस्तों महर्षि कणाद जी ने कही थी, वही बातें कही थी डाल्टन साहब ने। इसलिए दोस्तों डाल्टन को प्रथम परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। और डाल्टन के अनुसार समान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर तत्वों का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था ना दोस्तों कि तत्वों का निर्माण किस प्रकार से होता है, वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि जितने भी परमाणु होते हैं वो मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं। तो जुड़कर जो निर्माण होता है वो होता है दोस्तों तत्व का। और परमाणु एक निश्चित अनुपात में आपस में क्रिया करके अणु यानी यौगिक बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया करें तो ये क्या बनेगा दोस्तों, यौगिक यानी दोस्तों अणु। पीछे वीडियो में सारी चीज़ें समझाई हैं आपके लिए कि अणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, सारी चीज़ें। अब इसके बाद आए थे दोस्तों जे थॉमसन, जिन्होंने अपना विचार रखा था दोस्तों 1904 में। और इन्होंने बताया था दोस्तों जो परमाणु जो होता है एक वितरण जो होता है परमाणु का, सॉरी दोस्तों इन्होंने जो है दोस्तों परमाणु के ऊपर एक प्लम पुडिंग मॉडल जो है दोस्तों, जिसे तरबूज मॉडल कहते हैं, वो इन्होंने दिया था। और पहली बार परमाणु 2 भाग बताए और इनके वितरण के बारे में भी इन्होंने बताया था। यानी थॉमसन के अनुसार परमाणु में तरबूज के लाल भाग की तरह दोस्तों धनावेश पाया जाता है। जिस प्रकार से तरबूज आपने काटा होगा, देखा होगा, अंदर से वो लाल होता है, जगह जगह उसमें दोस्तों बीज पाए जाते हैं। जो लाल भाग होता है उसी प्रकार दोस्तों परमाणु में भी जो है धनावेश पाया जाता है और काले बीजों की तरह जो है ऋणावेश बिखरा रहता है। और इसी मॉडल को दोस्तों प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया था, जो कि एक जापान की मिठाई है दोस्तों। ये प्लम पुडिंग जापान की बहुत प्रसिद्ध मिठाई है और उसी के नाम पर दोस्तों इस मॉडल को कहा गया था प्लम पुडिंग मॉडल। फिर इसके बाद आए थे दोस्तों आपके रदरफोर्ड, जो कि 1911 में इन्होंने अपना जो है विचार रखे थे परमाणु के बारे में। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले स्वर्णपत्री प्रयोग या अल्फा कण प्रकीर्णन किया और इन्होंने नाभिक की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि नाभिक की खोज किसने की, तो ये की थी दोस्तों आपके रदरफोर्ड ने। और कब की दोस्तों, 1911 में। किसके द्वारा दोस्तों, स्वर्णपत्री प्रयोग के द्वारा या फिर अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा। और इन्होंने बताया कि दोस्तों द्विधनावेश जो हीलियम परमाणु होता है वही एक अल्फा कण का निर्माण करता है। आगे इन्होंने बताया था कि रदरफोर्ड ने पोलेनन तत्व से प्राप्त लगभग 20 हजार अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर इनकी जो है बौछार कराई थी और पाया कि धनावेशित अल्फा जो कण होते हैं वो किनारों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और जो अल्फा कण केंद्र की ओर गए उन पर प्रबल प्रकीर्णित प्रतिकर्षण बल लगा। अतः इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है और इसे रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया दोस्तों, नाभिक। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये कोई पन्नी है आपकी और इस पर अल्फा कणों की जैसे मान लीजिए दोस्तों ये बौछार होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इन पर ये बौछार हुई इन कणों की, तो जो ये कण की बौछार कराएगी तो दोस्तों हुआ क्या, मान लीजिए आपका केंद्रक है तो ये इधर इन साइडों में जमा हो गई दोस्तों किनारों पर, ठीक है। और कुछ क्या हुआ दोस्तों, प्रतिकर्षण बल के कारण दोस्तों कुछ क्या हुआ, यहाँ केंद्र में जमा हो गई इस प्रकार दोस्तों। तो इन्होंने केंद्र को ही दोस्तों इस प्रकार दोस्तों इन्होंने केंद्र को जो है धनावेशित बताया और इसे ही दोस्तों रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, नाभिक। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य इन्होंने किए थे और आगे हम देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं दोस्तों। अतः इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो होता है दोस्तों धनावेश केंद्रीय भाग में केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये इसका निष्कर्ष निकला था। वही बात करें दोस्तों रदरफोर्ड की कमी क्या रही थी, जो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था इसमें कमी क्या थी।
तो देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म होती जाएगी और इस प्रकार क्या होगा दोस्तों, उनका पथ जो है दोस्तों, आकार जो होता है वो छोटा होता चला जाएगा और अंत में वो नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार दोस्तों परमाणु का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वह अनंत काल तक दोस्तों उसी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये इसका जो है रियल कारण, मेन कारण था कि रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु का अस्तित्व है, चक्कर लगाते लगाते जैसे ही उनकी एनर्जी खत्म होगी तो वो परमाणु जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आए थे दोस्तों नील्स बोर, जिन्होंने 1913 में अपना परमाणु मॉडल दिया था और इन्होंने बताया क्या था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाओं के बारे में इन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और इन्होंने दोस्तों कक्षा को सेल ऑर्बिट या फिर दोस्तों जैसे हम ऊर्जा स्तर कहते हैं, इन्होंने ही कहा था कक्षा को सेल। और जो कक्षा होती हैं वो होती हैं दोस्तों KLMNOP के आधार पर इस क्रम में ये होती हैं। और नील्स बोर के अनुसार नाभिक के चारों तरफ अलग अलग ऊर्जा की कक्षाएं पाई जाती हैं। क्योंकि दोस्तों ये कक्षाएं जो होती हैं इनकी सभी की अलग अलग ऊर्जा होती है। क्योंकि इसके बारे में मैंने जब आवर्त सारणी स्टार्ट की थी तब मैं आपके लिए बता चुका था कि हर कक्षा की ऊर्जा अलग अलग होती है। क्योंकि दोस्तों वो ऊर्जा जो होती है वो होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें ऊर्जा भी ज़्यादा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम उसमें ऊर्जा भी कम। तो इस प्रकार से ये होता है। और इन्होंने बताया था कि नील्स बोर के अनुसार इन्होंने बताया था कि दोस्तों नाभिक के चारों ओर अलग अलग ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी समान ऊर्जा की कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं और चक्कर लगाते समय उनकी ऊर्जा कम नहीं होती, अर्थात ये लंबे समय तक उसी कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं। आगे इन्होंने कहा था दोस्तों कि नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा की ऊर्जा कम होती है, सबसे दूर जाते समय ऊर्जा बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों आकार बढ़ेगा तो दोस्तों परमाणुओं की संख्या भी बढ़ेगी, परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो इस प्रकार से दोस्तों उनकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा जो है होता है, इस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं। और दोस्तों ये जितने भी थ्योरी मैं आपके लिए बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा था दोस्तों नील्स बोर ने 1913 में ही कि इलेक्ट्रॉन को निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाने के लिए दोस्तों ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ती है। निचली से ऊपरी कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर से निचली कक्षा में जाने के लिए दोस्तों ऊर्जा का इन्हें त्याग करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों एक तो ये कक्षा है, आप ये मान लीजिए, और ये किसके अंदर कक्षा है। मान लीजिए दोस्तों इस कक्षा में 20 इलेक्ट्रॉन है, इस कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसकी कैपेसिटी है इस कक्षा की दोस्तों 8 की। और इसमें दोस्तों मान लीजिए आपके 12 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इस कक्षा में आएंगे तो 4 ही तो आ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी कैपेसिटी ही 4 है। और 4 को ऐसे अपना, और जो 4 जो बचे हैं, ये 8 जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं 12 में से, उन्हें ये छोड़कर अपने जो है दोस्तों इसमें आ जाएगा इस कक्षा में। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये निचली कक्षा में उसी प्रकार से एनर्जी को त्यागते हैं कि मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 8 की है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन इसमें जा पाएंगे, बाकी की जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉनों की वो अपने आप को त्याग देंगे। तो देखिए दोस्तों होगा क्या, जब ये इसमें कब आ पाएगा, जो इन 8 इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर आएगा। यानी ये इनका ये समझिए दोस्तों, इस कक्षा की जो ये 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 8 व्यक्ति हैं, इनकी ये ताकत है, ऊर्जा है। और इस ताकत को इसे त्यागना पड़ेगा, तभी तो इसमें ये स्थान ग्रहण कर पाएगा ये इस नाभिक में। तो इस प्रकार से ये दोस्तों ऊर्जा को त्यागते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो है दोस्तों एकल इलेक्ट्रॉनीय प्रजातियों पर, अर्थात दोस्तों जैसा हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, इन पर ही लागू होता है। तो ये पूरा सिद्धांत था दोस्तों आपका नील्स बोर का। वहीं आगे हम देखें दोस्तों, नील्स बोर की बात आई थी दोस्तों सोमरफील्ड, और ये कब आए दोस्तों 1919 में। और इन्होंने भी अपने कुछ विचार रखे थे परमाणु मॉडल पर।
तो इन्होंने बताया कि कक्षाओं के अंदर भी उप कक्षाएँ पाई जाती हैं, जिन्हें दोस्तों सब सेल या उप ऊर्जा या उपकोष या उप कक्षा हम कहते हैं। और उप कक्षाओं में ही कक्षक पाए जाते हैं और इन कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? सोमरफील्ड ने। कब? 1919 में। और प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये इन्होंने बताया था। और उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि S, P, D और F, ये इनके उपकोष हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है कि S उपकोष की आकृति कैसी होती है दोस्तों? गोल। P उपकोष की आकृति डंबलाकार होती है। D उपकोष की आकृति दोस्तों दोहरी डंबलाकार होती है। और S उपकोष की आकृति जो है दोस्तों एक जटिल आकृति होती है। और मैं आपको बता दोस्तों, S उपकोष में इसमें एक कक्षक जो होगा उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे हम P में पहुंचेंगे तो इसमें एक ये और P में 2 आ जाएंगे, तो कुल टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3। तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसमें। अब क्या होगा दोस्तों? 3 और 2, ये 3 हुए टोटल, और 2 इसके अगले, 3 और 2 5। तो D उपकोष में 5 कक्षक होंगे और 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब 5 ये रहे दोस्तों, 2 कक्षक और बढ़ेंगे, तो यहाँ पर F में 7 कक्षक हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी दोस्तों? 7 दूनी 14, यानी एक कक्षक में 2, 7 में 14। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरना होता है हमें। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों, जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसी प्रकार निकाला जाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि वहाँ से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इन कक्षाओं के बारे में। उपकक्षक जो होते हैं इनमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, क्या नियम होता है। तो देखिए दोस्तों, ये होती हैं आपकी कक्षाएं, KLMN, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ। और उपकोष के बारे में मैंने क्या बताया? SPDF, ये उपकोष होते हैं। और इनमें इन उपकक्षाओं में ही कक्षक पाए जाते हैं, तो ये कक्षक हो गए। कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मान लीजिए दोस्तों, कक्षा K, L, M और N इस प्रकार से हैं। तो कक्षा 1 है तो इसमें N का मान 1 होगा। कक्षा दूसरी है, L कक्षा जो है दूसरी है। देखिए मैं आपके लिए बता देता हूँ, K, L, M, N, O इस प्रकार से होते हैं। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा और ये 5वीं कक्षा। तो K में 1 कक्षा होगी, क्योंकि दोस्तों एक ही है, 1 नंबर पर आ रहा है। L में 2 कक्षा होंगी, 2 नंबर पर आ रहा है। M में 3 कक्षा होंगी, 3 नंबर पर। और N में कितनी कक्षाएं होंगी दोस्तों? 4, क्योंकि 4 नंबर पर आ रहा है। अब बात करें इनमें उपकोष किस प्रकार होंगे। देखिए दोस्तों, एक कक्षा के लिए एक ही उपकोष होगा, यानी S उपकोष। 2 कक्षाओं के लिए 2 उपकोष होंगे, यानी S और P दोनों मिलकर बनाएंगे। और M कक्षा के लिए दोस्तों, M में जो है 3 कक्षाएं होंगी, तो 3 उपकोष इसमें मिलेंगे, SPD। और इसी प्रकार दोस्तों M में 4 उपकोष हैं, तो इसमें 4 जो है उपकोष मिलेंगे, SPDF। और आपको पता है दोस्तों, एक उपकोष में केवल एक जो है आपका एक कक्षा होती है। तो S में 1 हुई, S में 1 कक्षा है केवल। और P में कितनी है दोस्तों? 2, सॉरी 3। एक यहाँ थी, मैंने दोस्तों आपके लिए बताई थी, ये रही पीछे ही आपके लिए दिखा देता हूँ। ये रही 1 थी। और P में कितनी है दोस्तों? 3 कक्षा है, इसमें 5, इसमें 7। अब यहाँ पर हम समझते हैं, तो 3 और 1 यहाँ मिलकर 4 हो गई। तो 1, 3 और इसमें 5 थी, तो टोटल कितनी हुई? 9 कक्षाएं। और इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से भरे जाते हैं। तो यहाँ पर कितनी हुई दोस्तों? 16। तो इस प्रकार दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी हमारी आवर्त सारणी है, जो उसमें तत्व जो दिखाए गए हैं वो किस क्रम में दर्शाए गए हैं दोस्तों? 2, 8, 18 और 32 के क्रम में। यानी दोस्तों पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे,
दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, चौथी में 18, फिर 18 आएंगे, फिर 32 आएंगे, फिर 32 आएंगे। तो इस प्रकार से ये क्रम होता है और इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये होता है दोस्तों कक्षाओं में उपकक्षाओं का पाया जाना, उपकक्षाओं में दोस्तों कक्षकों पाया जाना, फिर उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाया जाना। और इसे दोस्तों एक ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि n भी कक्षा के उपकोषों की संख्या n ही होती है, लेकिन कक्षकों की संख्या n स्क्वायर होती है। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी दोस्तों? 2n, मतलब इसका 2 गुना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए ये आपको अच्छी तरह समझ में आया ना, और नहीं आया है तो देखिए दोस्तों आप 1-2 बार रिवाइज कर लेना, तो अच्छी तरह से सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं दोस्तों विचार थे कुछ वैज्ञानिकों के। तो देखिए दोस्तों ये भी वैज्ञानिक आए थे और इनके भी अलग अलग विचार रहे थे हर थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों इनमें बोर एंड बरी, जो कि 1921 में इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास की जो योजना है इन्होंने ही जो है प्रारंभ की थी। तो आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास की थ्योरी किसने जो है प्रारंभ की? तो बोर एंड बरी ने। कब? 1921 में। उसके बाद आए थे दोस्तों 1924 में डी ब्रोगली। कब दोस्तों? 1924 में। और इन्होंने दोस्तों इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया, यानी कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, इसके बारे में इन्होंने बताया था। फिर इनके बाद आए थे दोस्तों श्रोडिंगर, और इन्होंने दोस्तों परमाणु का आधुनिक मॉडल या परमाणु का तरंग आधारित मॉडल जो है श्रोडिंगर ने ही दिया था। जो परमाणु का आधुनिक मॉडल जो है दोस्तों वो इन्होंने ही दिया था, और वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों आपके हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो कि हाइजेनबर्ग ने ही दिया था 1927-28 में। और इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन दोनों को कभी भी दोस्तों एक साथ जो है मापा नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो अलग होता है और संवेग में परिवर्तन जो होता है वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो ये इनके सिद्धांत थे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने हर फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अपने हर फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका जो आधुनिक परमाणु मॉडल है जो दिया था आपका श्रोडिंगर ने, इसके बारे में हम सारी चर्चाएं करने वाले हैं। जो आपके लैटिन वर्ड हैं, प्रतीक जो हैं, सिंबल जो होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आधुनिक परमाणु मॉडल, यानी परमाणु का वर्तमान स्वरूप। तो देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम नाभिक से। तो देखिए दोस्तों किसी परमाणु का केंद्रीय भाग जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान जो है मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिक। जिसमें दोस्तों समस्त परमाणु का धनावेश कहते हैं दोस्तों प्रोटॉन को, और द्रव्यमान किससे कहते हैं दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम द्रव्यमान कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन नाभिक जो होते हैं दोस्तों ये आपके दोस्तों ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये आपके नाभिक में पाए जाते हैं, और द्रव्यमान जो है जो कि एक इनका जो योग होता है वो दोस्तों द्रव्यमान कहलाता है। वहीं आगे बात करें तो दोस्तों नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा स्वर्ण पत्र प्रयोग यानी अल्फा कण प्रकीर्णन की सहायता से 1911 में की गई। और परमाणु 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि दोस्तों आपका मान लीजिए कि केंद्रक है, इसमें न्यूट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा। और प्रोटॉन के बारे में आपके लिए बता चुका हूँ दोस्तों, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन ही दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है। तो ये होगा दोस्तों द्रव्यमान। और जो इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में जो है दोस्तों चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, अतः इन्हें नाभिकीय कण या न्यूक्लियॉन कहा जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अगर आगे हम देखें तो दोस्तों देखिए, जो परमाणु जो होता है, परमाणु के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वही परमाणु क्रमांक कहलाता है। और परमाणु क्रमांक को दोस्तों जेड से जो है दर्शाया जाता है। यानी परमाणु क्रमांक जो है आपका प्रोटॉनों की संख्या ही होती है, यानी जेड बराबर पी हम कह सकते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग दोस्तों द्रव्यमान संख्या कहलाती है, जैसे हम दोस्तों ए से दर्शाते हैं परमाणु द्रव्यमान को। तो पी यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यह है आपका परमाणु द्रव्यमान। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो वर्तमान में परमाणु जो है इस प्रकार से कार्य करता है। बाकी आगे इनके बारे में कुछ सारी चीज़ें हम समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब बात करेंगे दोस्तों किसी तत्व का संकेत लिखने का तरीका। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका तत्व है दोस्तों एक्स, तो जेड के बारे में मैंने अभी बताया था आपके लिए कि जेड जो होता है प्रोटॉनों के बराबर होता है। प्रोटॉन आपके होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक के बराबर, यानी परमाणु संख्या के बराबर। यानी परमाणु क्रमांक जो होता है वही दोस्तों आपका प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन जो होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन को हम जेड से भी दर्शाते हैं। तो परमाणु क्रमांक कहाँ आएगा दोस्तों? नीचे। भार जो होता है दोस्तों वो परमाणु क्रमांक के ऊपर आता है, जिसे हम दोस्तों ए से दिखाते हैं। यानी दोस्तों ये परमाणु द्रव्यमान हुआ आपका, ये परमाणु क्रमांक हुआ। परमाणु द्रव्यमान जो होता है दोस्तों P+N का मान होता है। और परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। और इसी के आधार पर दोस्तों हर परमाणु का जो है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं, इनके चार्ज होते हैं, अलग अलग द्रव्यमान इनका होता है। और इनकी खोज किसने की तो वो भी हम देखने वाले हैं, और आप देख भी रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है, सबसे पहले हम बात करें चार्ज यानी आवेश की। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है दोस्तों वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वही प्रोटॉन के आवेश की बात करें यानी चार्ज की बात करें तो ये होता है दोस्तों +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और ये जो न्यूट्रॉन जो होता है ना दोस्तों, ये आपका उदासीन होता है, इसका कोई जो है चार्ज यानी आवेश नहीं होता। क्योंकि दोस्तों प्रोटॉन को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो आवेश तो उसमें पाया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये तो उदासीन होता है। अब वही बात करें दोस्तों आपके इनके द्रव्यमान की, तो देखिए दोस्तों जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका द्रव्यमान होता है दोस्तों 9.1 × 10⁻⁻31। अगर AMU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में अगर बताएं, अगर ये केजी में होता है दोस्तों, अगर हम AMU में देखें तो इसका जो मास होता है वो होता है 0.00549। वहीं दोस्तों बात करें प्रोटॉन की, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है दोस्तों 1.673 × 10⁻27 kg। और वहीं अगर इसका जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, अगर AMU में देखें तो वो होता है दोस्तों 1.007 AMU। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है दोस्तों 1.675 × 10⁻⁻27 kg, ये kg में होता है। और AMU में बात करें तो दोस्तों वो होता है आपका 1.008। तो ये होता है दोस्तों इनका क्या द्रव्यमान। चार्ज में अगर देखें तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो है आपका उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। वहीं बात करें दोस्तों खोजों की कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों J.J. थॉमसन ने 1897 में। और प्रोटॉन की खोज की थी दोस्तों गोल्डस्टीन ने 1919 में। और न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों जेम्स चैडविक ने 1932। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों जितनी सरल भाषा में आपके लिए समझा रहा हूँ ना, इससे बेस्ट शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। लेकिन दोस्तों जब अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो एक दो बार, जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, हालांकि जो स्टूडेंट पहले से ही तैयारी करें उनके तो आसानी समझ में आ जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो एक दो बार आप रिवाइज करना, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जो है आपको समझ में आएंगी।
तो ये होता है दोस्तों आपका चार्ज, मास जो होता है यानी द्रव्यमान किस प्रकार से दर्शाते हैं, संकेत क्या होते हैं, वो चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं एक एमयू द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट, जिसका जो सार्वभौमिक मान जो होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों कुछ जो परमाणु है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं आगे चल के। तो देखिए दोस्तों, ये है पहला फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने, किसी परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूं दोस्तों कि प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपका परमाणु जो है दोस्तों क्रमांक होगा। क्यों दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु प्रोटॉन के बराबर है, तो जितने प्रोटॉन, और प्रोटॉन को दर्शाया जाता है परमाणु क्रमांक के रूप में, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो अर्थात हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि परमाणु विद्युत में उदासीन होता है। तो यहाँ से निकल कर आता है दोस्तों आपका प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। आगे देखें दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो धनावेश की प्राप्ति होती है, यानी पी का मान जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन से कम होगा, सॉरी दोस्तों ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो ऋणावेश की प्राप्ति होगी, और वहाँ पर प्रोटॉन की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी। अतः आपसे अगर पूछा जाए कि आवेश की मात्रा क्या होगी, अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न दिया हुआ होगा, आपसे पूछा जाएगी आवेश की मात्रा क्या होगी, तो वो होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 16, न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17। तो इस तत्व का संकेत व धनावेश, संकेत व आवेश की प्रकृति का मान बताइए, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जेड जो होता है आपका परमाणु क्रमांक होता है, और ये होता है दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है दोस्तों 16। वहीं द्रव्यमान यहाँ पर दिया है न्यूट्रॉनों की संख्या, ये रही दोस्तों। और द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों हमारा P+N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जैसे हम ए से दर्शाते हैं। तो प्रोटॉन आपके कितने 216 और न्यूट्रॉन है आपके 18, तो टोटल हुए 34। तो ये आपका परमाणु द्रव्यमान हुआ। तो हमारा संकेत क्या बनेगा दोस्तों, जो P का मान यानी Z का मान क्या है दोस्तों 16, तो ये 16 हमने लिख दिया यहाँ पर। X कोई परमाणु है और द्रव्यमान क्या है, ये 34 आपका। तो द्रव्यमान हम ऊपर रखते हैं, तो ये मैंने आपके लिए बता दिया था। तो इस प्रकार से आपका ये सिंबल बनेगा। अगर आवेश की बात करें दोस्तों, तो वो क्या होगा दोस्तों आपका, यहाँ पर मैंने बताया था, ये रहा आपका आवेश का फॉर्मूला। वो होता है दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या 16 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 217 है, तो -17 करेंगे तो -1 यानी नेगेटिव चार्ज इस पर होगा। यानी जो ये परमाणु है, जो भी कोई ये परमाणु है, ये जो होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों ऋणावेशित। क्योंकि दोस्तों 16 पर क्या आता है आपका दोस्तों परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक 16 किसका है दोस्तों, सल्फर का। तो सल्फर जो है दोस्तों आपका ऋणावेशित जो होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। यह है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यानी डाल्टन संकेत, जो कि दोस्तों डाल्टन जी के द्वारा दिए गए थे। और इनसे दोस्तों परीक्षा में हर बार दोस्तों और हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से प्रश्न देखने को हमें मिला है। 2022 का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, और ये जितने भी सिंबल हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है कि संकेतों के बारे में सर्वप्रथम डाल्टन ने बताया, और इन्होंने आकृतियों के रूप में तत्वों को प्रदर्शित किया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाले। लेकिन तत्वों को उसके नाम से पहले अथवा प्रारंभिक 2 अक्षरों के रूप में प्रदर्शित करने के बारे में बर्जीलियस ने बताया था। और ये डाल्टन के संकेत हैं दोस्तों। ये आपका हाइड्रोजन होता है डॉट के रूप में, थोड़ा सा डार्क के रूप में आपका कार्बन, और जो आपका गोल जो ये होता है आपका सिंबल होता है, खाली सिंबल, ये होता है ऑक्सीजन। 3 रेखाओं के रूप में आपका फास्फोरस, और 4 रेखाओं के रूप में सल्फर, और आई के रूप में आयरन, सी के रूप में दोस्तों कॉपर, एल के रूप में दोस्तों लीड, और एस के रूप में दोस्तों सिल्वर, और जी और ये इस प्रकार से ये होता है आपका गोल्ड, ये प्लेटिना,
प्लेटिनम होता है दोस्तों, और ये आपका मरकरी होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि बर्जिलियस साहब ने बताया था, यहाँ पर हमने समझा भी था, ये रहा दोस्तों कि तत्वों के संकेतों के बारे में सर्वप्रथम डाल्टन साहब ने बताया, और आकृतियों के रूप में तत्वों को प्रदर्शित करना भी इन्होंने ही बताया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आकृति के रूप में। और ये संकेत आपको जरूर याद रखने हैं। लेकिन तत्वों को उनके पहले या प्रारंभिक दो अक्षरों से प्रदर्शित करने के बारे में किसने बताया दोस्तों? बर्जिलियस ने। और उन्हें ही कहते हैं दोस्तों हम लैटिन एलिमेंट्स ने। जैसे दोस्तों बर्जिलियस के अनुसार जो है दोस्तों, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, और ऑक्सीजन को O से, लिथियम को Li से, एल्युमिनियम को Al से, सोडियम को Na से, और उसी प्रकार दोस्तों फास्फोरस को या सल्फर को S से, इस प्रकार से दोस्तों जो है दर्शाया जाता है, जैसे कैल्शियम को Ca से। तो ये कुछ लैटिन नेम हैं, आपको याद रखने हैं दोस्तों, जैसे कि एंटीमनी, इसका लैटिन नाम क्या है दोस्तों? एस्टिबियम, और इसे किससे दर्शाते हैं? Sp से। इसी प्रकार दोस्तों कॉपर को हम कहते हैं क्यूप्रम, लैटिन नाम है इसका ये, और इसे इसीलिए दोस्तों क्यूप्रम जो है इसी शब्द के कारण इसे Cu से दर्शाते हैं। वहीं दोस्तों गोल्ड के बारे में देखें तो इसे हम कहते हैं औरम, इसीलिए दोस्तों गोल्ड को Au से दर्शाते हैं। आयरन को दोस्तों फेरम कहते हैं, तो इसीलिए दोस्तों इसे Fe से दर्शाते हैं। ये यहाँ पर आपका लैटिन नेम है दोस्तों, इधर सिंबल है, इधर आपका एलिमेंट है। बात करें दोस्तों लीड का, तो इसे कहते हैं दोस्तों प्लम्बम, और इसीलिए दोस्तों इसे Pb से दर्शाते हैं। मरकरी को कहते हैं दोस्तों हाइड्रोजन, और इसीलिए दोस्तों इसे Hg से दर्शाते हैं। पोटेशियम को दोस्तों आपका कैलियम कहते हैं, और इसीलिए ही दोस्तों इसे K से दर्शाते हैं। और सिल्वर को कहते हैं दोस्तों अर्जेंटम, और इसीलिए दोस्तों Ag से इसे दर्शाते हैं। सोडियम को कहते हैं दोस्तों आपका नेट्रियम, और इसीलिए दोस्तों इसे Na से दर्शाते हैं। टिन को कहते हैं दोस्तों स्टेनम, और इसीलिए दोस्तों इसे Sn से दर्शाते हैं। और टंगस्टन को कहते हैं दोस्तों बाल्फ्रम, और इसीलिए इसे दोस्तों W से दर्शाते हैं। तो ये हैं दोस्तों आपके लैटिन नेम जो आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, ये कुछ तत्व हैं, और ये जो तत्व मैं आपके लिए बता रहा हूँ दोस्तों 1 से 30 तक तत्व हैं आपके टोटल। ये एटॉमिक नंबर है, ये एलिमेंट है, और ये एटॉमिक मास है, ठीक है। तो ये लगभग दोस्तों अगर किसी भी तत्व का पीरियोडिक टेबल में अगर आपको स्थान निकालना हो, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपको याद क्या रखना है? 1 से 30 तक के सारे तत्व आपको याद रखने हैं। अगर आपको 1 से 30 तक के सारे तत्व याद हैं, उनका द्रव्यमान याद है, एटॉमिक मास नंबर याद है, तो दोस्तों आप इजीली किसी भी तत्व का जो है दोस्तों स्थान पता कर सकते हैं पूरी आवर्त सारणी में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे तत्वों को हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों ये परमाणु क्रमांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक है दोस्तों आपका। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर है 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 और फ्लोरीन का 9 और आपका नियोन का है दोस्तों 20। अब दोस्तों देखिए कुछ स्टूडेंटों को थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी, तो मैं आपके लिए बता दूं। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन को रखना है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक और एटॉमिक मास जो होता है, ये सिंबल होता है दोस्तों इसका, ये प्रोटोन नंबर और एटॉमिक मास भी इसका एक ही होता है। तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा, बाकी मैं आगे आपके लिए बता दूं। जैसे आप 2 पर जाओगे, 2 का दोगुना क्या होता है दोस्तों? 2 पर आता है हीलियम, और 2 का दोगुना क्या है आपका 4। इसी प्रकार 3 का दोगुना जो आपकी सम संख्या है, इसमें तो आपको दोगुना कर देना है, 4 हो गया। और विषम संख्या है, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, जो विषम संख्या है इसका दोगुना करके +1 कर देना है। लेकिन कुछ अब बात है वो भी आपको याद रखना है। जैसे 4 है तो 4 दूनी 8, ये सम संख्या है, लेकिन इसका 9 होगा, ये आपको याद रखना है। बाकी आपके सारे के सारे सेम हैं। जैसे 5 दूनी 10 और 11, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16
9 दूनी 18 प्लस 1 और 10 दूनी 20। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखते हैं हम। तो सोडियम का 11 दूनी 22 प्लस 1 23। ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम है दोस्तों। तो 11 दूनी 22, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु द्रव्यमान 23 है, यानी 11 दूनी 22 प्लस 1 23, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26 प्लस 1 27, 14 दूनी 28 और 15 दूनी 30 प्लस 1 31, 16 दूनी 32। लेकिन यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों, 17 दूनी 34। यहाँ पर दोस्तों ये अब बाद आपको याद रखना है, 17 जो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 35.45। 18 दूनी 36, यहाँ से होता है 40 आर्गन का, और 19 पर ये आता है आपका पोटेशियम, तो 19 दूनी 38 प्लस 1 39 और 20 दूनी 40। ये हो गए 20 तक दोस्तों। अब इसी प्रकार आपको आगे और कुछ जो बचे हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे 21 दूनी, अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा बदलाव हुआ, जैसे कि 21 दूनी 42 प्लस 3 45। ये दोस्तों है आपका स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, ये बेनेडियम, ये क्रोमियम, ये मैग्नीज, ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो इसका स्कैंडियम का 21 है, तो 21 दूनी 42 प्लस कितना हुआ दोस्तों 3 प्लस 3, ठीक है, 42 और 3 45। इसके बाद दोस्तों 22 दूनी 44 प्लस 4, 23 दूनी 46 प्लस 5। यहाँ पर 3 बढ़े 21 में, 21 से आपको स्टार्ट करना है। 21 में 3 प्लस 3, 22 में प्लस 4, 23 में प्लस 5। वहीं दोस्तों 24 दूनी 48 और 6, 48 और 4, जैसे 3 यहाँ 4 यहाँ 5, अब 3 को छोड़ देना है, 4 से चलना है। 25 दूनी प्लस 50 5 से चलना है, और 26 दूनी 52 प्लस 4 यहाँ पर फिर हो गया दोस्तों, और 27 दूनी 54 प्लस 5, 4 5 का वो चल रहा है आपका। अब यहाँ पर दोस्तों 28 दूनी 56। ये इस प्रकार से आपको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा तो दोस्तों आपको जो है सारी चीज़ें समझनी होंगी, खुद आपको कॉपी पर लिख लेना है, इस प्रकार से प्लस में करके नोट्स बना लेना है, फिर आपको धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को रिवाइज करना है, तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा। वही बात रहे 28 दूनी 56 और 6 58, प्लस में आपको याद रखना है 0.6 है। 29 दूनी 58 प्लस 5, यहाँ प्लस 6 हुआ, यहाँ प्लस 5 हुआ, ठीक है, पॉइंट में आपकी संख्या याद रखनी है। और 30 दूनी 60 प्लस 5, ये भी आपको याद रखना। तो ये है दोस्तों आपके 30 एलिमेंट, और इन्हीं के आधार पर दोस्तों आप कंप्लीट जो आपकी सारणी है वहाँ पर किसी भी तत्व का स्थान पता कर सकते हो। और आपको बता ही दिया मैंने, जो तत्वों का जो क्रम होता है दोस्तों वो होता है 2 8 8 18 18, या आपका 32 होता है, फिर 32 होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो ये थी दोस्तों आपकी सारी जो है परमाणु संरचना की थ्योरी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं परमाणु भार के रूप में। तो देखिए दोस्तों, किसी अणु के सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग जो है, दोस्तों परमाणु भार कहलाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई आपका परमाणु है CaCO2 CaCO3, तो कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु भार क्या होता है, आपसे भार पूछा जाएगा, तो भार का मतलब है दोस्तों द्रव्यमान। तो हमें हर तत्व का अलग अलग द्रव्यमान लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर Ca है तो ये कैल्शियम हुआ दोस्तों, C है यहाँ पर तो ये कार्बन होगा, O है तो ये ऑक्सीजन होगा। अब कैल्शियम का एक ही परमाणु है तो यहाँ पर कैल्शियम का 40 ले लेंगे एक ही बार बस। C का 12 परमाणु है तो 12 C एक बार है तो ले लेंगे एक बार बस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है दोस्तों ये O3 के रूप में है, यानी ऑक्सीजन की जो है 3 परमाणु हैं, और एक परमाणु का जो है भार कितना होता है दोस्तों 16, तो 3 का कितना हुआ 16 दूनी 32, सॉरी दोस्तों 16 तिया 48, ये आपका होता है। 3 बार लेंगे, 3 अणु है, 16 तिया 48, तो ये टोटल कितना हुआ दोस्तों 8 और 2 10, 9 4 4 8 1 9 और 1 10, तो परमाणु भार हुआ है इसका 16। तो इस प्रकार से ये होता है। वहीं दोस्तों कुछ एग्जांपल आपको याद रखें, जैसे NH3 है, नाइट्रोजन का आपका कितना होता है 14, क्योंकि नाइट्रोजन 1 है, H का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो NH3 प्लस 3 और कर दो आप 17। तो इस प्रकार से निकालना होता है। और अगर आपको कभी भी तुल्यांकी भार निकालना हो तो ये चीज़ ज़रूर आपको याद रखनी है कि अणु भार जो होता है वो बटे में उसकी संयोजकता क्या होती है।
वो, जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम, 1 मिनट दोस्तों में आपके लिए देखिए, यहाँ पर मैं 1 मिनट ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट करके हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये रहा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका CaCO3 है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों परमाणु भार तो मैंने आपको बता दिया 100, तो ये 100 रख दिया हमने यहाँ पर। अब संयोजकता क्या बताया था मैंने, ये कैल्शियम है, एक कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम की संयोजकता क्या होती है, कैल्शियम का आपको पहले तो परमाणु क्रमांक याद रखना है, 20 होता है, तो यहाँ पर हम 20 रखेंगे। तो 20 को हम जब रखेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को जब कक्षाओं के रूप में भरेंगे, तो इसकी संयोजकता क्या निकल कर आएगी, 2 8 8, कितना हुआ दोस्तों, 8 और 8 16 और 2 18। और जो अंतिम कक्षा होगी चौथी, उसमें क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो उन्हें हम इसमें रख देंगे। तो फर्स्ट कक्षा आपकी ये रही, दूसरी ये रही कि पहली में 2 भरे जाते हैं, दूसरी में 8, तीसरे में 8 और चौथी में 2। तो 8 और 8 16 और 2 18, 2 बचे, तो इसकी संयोजकता हुई 2 कैल्शियम की। इसी प्रकार दोस्तों कार्बन की कितनी हुई, 2, क्योंकि परमाणु भार क्रमांक जो है 6 है इसका, तो 2 और 4, तो इसकी संयोजकता होगी 4, तो ये 4 रख लेंगे हम यहाँ पर। और ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, 2 8 होता है ना, तो 2 और ये 6 हुआ। ठीक है, 6 और 2 8, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 तक हम डाल सकते हैं, तो इस पर यहाँ पर आगे 6, तो ये 6 रख दिया हमने, इसकी संयोजकता 6 हुई। या फिर +2 -2 भी हो सकती है, जिस प्रकार से आपको देखना हो उस प्रकार से आप निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 नहीं, मैंने आपके लिए जब वीडियो बनाई थी वहाँ पर बताया था ना 8 - 6, तो इसकी संयोजकता होगी 2, तो यहाँ पर 2 रख लेंगे। 4 और 6 और 2 8, 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका तुल्यांक बाहर निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें निकालनी होती हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं दोस्तों, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।